सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजन ऑनलाइन कक्षा के अंदर भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, आज हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु क्या होता है उसकी परिभाषा बताई थी। परमाणु का आकार के बारे में पढ़ा था और विभिन्न तत्वों के परमाणु के आणविक प्रतीक के बारे में पढ़ा था। आज अपन परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी तत्व के सापेक्ष का मतलब होता है उसके तुलना करना। परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं में औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं। इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं कि अगर अपन कोई तरबूज है और उसको अपन 12 भागों में विभाजित करते हैं काट करके और फिर उसकी 1 इकाई अलग मानते हैं, तो एक को अपन 12 के 1/12वें भाग को, तो इस प्रकार से अपन परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद में अपन लेते हैं अणु। तो अणु की परिभाषा क्या है? अणु की सीधी सी परिभाषा है कि साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यानी कि तत्व है, अणु है, अणु कितने बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ठीक है ना। ये अणु की सीधी सी परिभाषा हो गई। अब उसके बाद में आता है कि भाई तत्वों के अणु। तत्वों के अणु, तो तत्वों के अणु के बारे में क्या पढ़ेंगे कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। कैसे? जैसे आर्गन है, हीलियम है इत्यादि। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो क्या बनता है? ओजोन का निर्माण होता है, जिसे अपन लिखते हैं O3। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखो, वापस समझो कि भाई जैसे अपन एक ही प्रकार के अणु, एक ही प्रकार के अणु का अर्थ हो गया, जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, तो ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु होते हैं और 2 परमाणु मिलके एक अणु बनता है, तो उसे अपन तत्व का क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसी प्रकार अगर अपन ऑक्सीजन के 3 परमाणु ले लेते हैं तो ये 3 परमाणु मिलके ऑक्सीजन का एक अणु बनाएगा, उसे अपन ओजोन कहते हैं और ओजोन की संरचना बनेगी। अभी अपन ने बात की थी कि भाई कुछ तत्वों के जो परमाणुकता है, परमाणुकता जैसे धातु और अधातु की बात की थी मैंने, तो अधातु के अगर अपन उदाहरण लेते हैं तो जैसे आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम ये एक परमाणु का है, यानी कि ये इनकी संयोजकता भी एक होती है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सभी
द्विपरमाणुक अणु है। कितने परमाणु है? द्विपरमाणुक अणु है। फास्फोरस चतुर्थ परमाणुक है, यानी कि फास्फोरस चतुष्परक परमाणु है। सल्फर बहुपरमाणुक कहलाता है। इसी प्रकार अगर अपन धातु की बात करते हैं तो धातु के अंदर सोडियम लेंगे तो एक परमाणुक है, आयरन लेंगे तो भी एक परमाणुक है, एल्यूमिनियम लेंगे तो भी एक परमाणुक है, और कॉपर लेंगे तो भी एक परमाणुक है। इस प्रकार से अपन परमाणुता को समझ सकते हैं। आगे अपन चलते हैं यौगिकों के अणु। तो यौगिकों के अणु की सीधी सी सरल सी परिभाषा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के, तत्व भिन्न भिन्न होंगे, है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि भाई अपन जल की बात कर लेते हैं। जल का सूत्र होता है H2O होता है ना, आप सभी जानते हैं कि H2O होता है। तो अब H2O के अंदर अपन हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो इस प्रकार से H2O यानी कि जल का एक अणु निर्मित होता है। आगे अपन चलते हैं, आयन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयन के बारे में। तो आयन की सीधी सी परिभाषा है धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को अपन आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इस पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कणों को आयन तथा धन आवेशित कणों को धन आयन कहते हैं। यानी कि ऋण आवेशित कणों को अपन ऋण आयन कहेंगे और धन आवेशित कणों को धन आयन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर अपन सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं जिसका सूत्र होता है NaCl, तो इसमें धन आयन सोडियम होता है, यानी कि सोडियम के ऊपर क्या होता है? प्लस का निशान होता है। इसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के अंदर माइनस का निशान होता है, तो इसको अपन ऋण आयन कहते हैं। तो इसके संगठन के कणों के रूप में विद्यमान होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेशित विद्यमान होता है। जैसे अपन NaCl की बात करते हैं तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होगा और Cl के ऊपर माइनस होगा, तो इसको अपन बोलते हैं नेट आवेश। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेशित विद्यमान होते हैं उसे अपन बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो ये आपके समझ में आया? अभी जो मैंने बताया ये एक सरल सा था। अब आगे अपन चलते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र में क्या होता है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। क्या होता है? प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र को अपन विशेष संकेतों के रूप में निर्मित करते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे भाई अभी आया रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र जैसे मान लो अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl। क्या होता है? HCl। अब इसके बाद में रासायनिक सूत्रों के बारे में अगर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। इससे पहले लेते हैं अपन, क्योंकि जब ये आयन आया है, धन आयन और ऋण आयन, है ना, और परमाणुता के बारे में आया है, तो इससे संबंधित अपना जो अगला टॉपिक है वो है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। तो संयोजकता तो सीधी सी परिभाषा ये है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश के अंदर कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है। अब इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं
कि किसी तत्व की संयोजकता शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अगर अपन बात करते हैं सोडियम की, अभी बताया था मैंने, तो सोडियम में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे के अंदर 8 आएंगे और अंतिम कक्ष में 1 आएगा। तो किसी भी तत्व के जो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो कोई भी तत्व क्या करता है कि अपना बाह्यतम कोष पूर्ण करना, ये उसकी प्रकृति होती है, या बाह्यतम कोष पूर्ण करने की चेष्टा रखता है। तो सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी एक संयोजकता हो गई। और ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, तो क्या बन जाएगा? NaCl। इसी प्रकार क्लोरीन क्या करता है? उसके बाह्यतम कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सोडियम से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो माइनस संयोजकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो धन आयन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऋण आयन बनता है, तो इसे अपन संयोजकता कहते हैं। अब अलग अलग तत्वों की जो संयोजकता है, एक संयोजी है, द्विसंयोजी है, त्रिसंयोजी है, चतुस्संयोजी है, और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी एक से अधिक संयोजकता होती है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि कौन कौन से तत्वों की संयोजकता होती है। तो अपन एक संयोजी बात करते हैं, जिसको अपन सामान्यतः सरल अणु भी बोल सकते हैं। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम प्लस, यानी कि इसकी प्लस में एक संयोजकता है। तो बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। ये सभी धन आवेशित कण हैं और इनकी संयोजकता +1 होती हैं। क्या होती हैं? +1 होती हैं, जो कि ऊपर दर्शाई हुई हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हाइड्रोजन की तो प्लस होती हैं, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इनकी माइनस होती है। तो ये ऋण संयोजी है। क्या है? ऋण संयोजी है। इसी प्रकार अपन बहुपरमाणुकता की बात करते हैं, तो बहुपरमाणु का मतलब है एक से अधिक परमाणु। बहु का मतलब देखो, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए बहुपरमाणु हो गया। हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये बहुपरमाणु हो गया। नाइट्रेट के अंदर है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये कहलाता है बहुपरमाणु। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अमोनिया। तो अमोनिया की +1 है। अमोनिया की क्या है? +1 संयोजकता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड की OH -1 होती हैं। नाइट्रेट NO3 -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो HCO3 -1, तो ये -1 होती हैं। इसको देखो, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अपन बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम बाइकार्बोनेट भी होता है। ये कहलाती है इसकी बहुपरमाणु। अगर आगे अपन चलते हैं कि भाई ये तो हो गई एक वाली, अब बात करते हैं +2। तो +2 संयोजकता के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये सभी +2 संयोजकता वाले होते हैं, और इसमें धनात्मक होता है, प्लस धनात्मक, है ना, तो ये धन संयोजित है। इसी प्रकार अगर अपन ऋण संयोजकता की बात करते हैं, तो ऑक्साइड और सल्फाइड ये -2 संयोजकता होती हैं। अगर अपन माइनस की और बात करते हैं, तो ये कार्बोनेट CO3, सल्फाइटो SO3 और सल्फेट SO4। देखो पीछे अक्षरों पे जोर लगाएगा तो पता चलेगा। देखो यहाँ SO3 है, तो SO3 को अपन बोलते हैं सल्फाइट, SO4 सल्फेट SO4, है ना।
तो इनकी संयोजकता होती है वो -2 होती है। इसी प्रकार त्रिसंयोजक की बात करते हैं अपन, तो त्रिसंयोजक के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, है ना। उसके बाद में नाइट्राइड -3 और फास्फेट -3 PO4। अब इस सारणी को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो, इस सारणी के अंदर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो यहाँ पर देखो कॉपर स्टार लगा हुआ है और नीचे कॉपर के अंदर स्टार लगा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। इनको अपन कोष्टक के अंदर रोमन संख्या के अंदर लिखते हैं, यानी कि इनकी संयोजकता क्या है, एक से अधिक। तो एक से अधिक का मतलब देखो, यहाँ कॉपर के अंदर 1 है तो इसको बोलेंगे अपन क्यूप्रस। क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। यहाँ +2 है तो यहाँ बोलेंगे क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। इसी प्रकार आयरन की बात करते हैं अपन, तो आयरन के अंदर भी देखो, यहाँ पर देखो ये आयरन 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। जब संयोजकता कम होती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फेरस। 2 है तो फेरस और 3 है तो फेरिक। फेरिक यानी कि इसके अंदर अस का प्रयोग होता है और इसके अंदर इक का प्रयोग होता है। तो ये कहलाती है अपनी संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता है। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको ये एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी, ये संयोजकता को आपको अच्छी तरह से याद करना है। जब ये संयोजकता याद होगी तभी आगे इनके सरल यौगिकों के सूत्र बनेंगे, वो बनेंगे, नहीं तो सूत्र नहीं बनेंगे। तो भैया बहनों, अगला टर्न आएगा अपन को मंगलवार को, तो उससे पहले आप ये संयोजकता याद कर लेना ताकि सरल यौगिकों के सूत्र लिखते समय आपको आसानी रहे। तो आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। गृह कार्य के अंदर आपको क्या करना है, पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या लिखनी है, सबसे पहले लिखनी है, पहली परिभाषा लिखनी है परमाणु द्रव्यमान की, दूसरी परिभाषा लिखनी है अणु की और तीसरी परिभाषा लिखनी है आयन की। और परिभाषा में यही लिखना है, तो इनकी तो आपको लिखनी है परिभाषा। और अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आप हाथ से लिखेंगे तभी याद होगा, तो लिख लो एक प्रश्न और। ये जो सारणी है बनाई हुई आपने, सामान्य सरल एवं परमाणु, तो ये सारणी बना के इनको कॉपी के अंदर लिखना है। तो ये 2 प्रश्न हो गए। धन्यवाद।